हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, 55 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। 56 नंबर ये है। यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स से जो तैयारी कर रहे हैं या यूपीएचएससी नेट जेआरएफ के पॉलिटिकल साइंस से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है ये टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा यूपीएससी या दूसरे स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी पॉलिटिकल साइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ अगर आप इसको दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। और इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे इससे पहले कि टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन करें कि हम जो कैपिटल स्टडी सर्कल है लखनऊ में भी आ चुका है। ऑफलाइन हम क्लासेस भी ले रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपीएससी के लिए। और साथ ही साथ अगर जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हम पास एक बड़ी टीम है जो आपको हेल्प कर सकती है। आपका जो रिसर्च में असिस्टेंस की तरह किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर सिनॉप्सिस लिखने में या पीएचडी थीसिस लिखने में या किसी भी तरह से आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी एक टीम आपको हेल्प कर सकती है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पहला 141 नंबर। इससे पहले 140 क्वेश्चन हम कर चुके हैं दूसरी टेस्ट सीरीज में। Who the following is the most important exponent of modern individualism? सिंपल सी बात है कि मॉडर्न निम्न में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद, अब ये ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाद और आधुनिक व्यक्तिवाद दो अलग अलग टर्म है। मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म वो अलग है, व्यक्तिवाद अलग है। J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, ग्राहम वालस, ये चार में से कौन है? J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, ये सारे के सारे अगर हम देखेंगे तो क्लासिकल उदारवाद के हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म के थिंकर हैं। कौन बचा फिर? ग्राहम वॉलेस। ग्राहम वॉलेस जो है मॉडर्न उदारवाद, अभी हम बात कर रहे थे, अगर हम पिछली टेस्ट सीरीज़ को देखें तो उसमें हमने बात की थी कि मॉडर्न उदारवाद क्या बात करता है, तो ये कलेक्टिविज़म को फिर से लाता है। जो कलेक्टिविज़म के अगेंस्ट में उदारवाद आया था उसको फिर से एक्सेप्ट करता है कि आइसोलेशन में मनुष्य का जीवन नहीं जी सकते, तो ग्रुप पहले है फिर व्यक्ति है और ग्रुप के साथ ही चीज़ें करनी चाहिए। कि मान लीजिए हमको पसंद है सिगरेट पीना, तो हम सिगरेट तो पी रहे हैं लेकिन समाज के दूसरे लोगों को उससे हार्म पहुंच रहा है। तो मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि पहले समाज को देखिए कि दूसरे को हार्म ना पहुँचे। पहले का अगर देखें, पुराने व्यक्तिवाद से देखें तो ऑब्वियसली लोग पीते थे, ट्रेन में बसों में सब जगह पीते थे। तो अब यह ग्राहम वॉलेस जो है मॉडर्न। इसके अलावा अगर हम देखें मैरी पार्कर फोले नाम है, नॉर्मन एंजल, ये सारे लोग जो हैं, बेलोस, ये सारे लोग मॉडर्न जो व्यक्तिवाद है उससे रिलेटेड हैं। तो ग्राहम वॉलेस जो है मॉडर्न व्यक्तिवाद, जहाँ पे ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, जो समूह है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, ना कि सिर्फ व्यक्ति को। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवोल्यूशनरी सोशलिज्म बिलीव्स इज, विकासवादी समाजवाद जो है वो विश्वास करता है, किस में करेगा वो? कि विकासवादी समाजवाद किस में विश्वास करेगा? अगर आप देखेंगे तो वह शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव ला सकता है, वह क्रांतिकारी तरीक़ों से बदलाव ला सकता है, वह जैसे थे वैसी स्थिति रखना चाहता है, वो ऊपर कोई नहीं। तो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, एवोल्यूशन का मतलब होता है कि बदलाव, विकास। तो विकास तो बढ़ने का नाम है लेकिन बदलाव भी होना चाहिए। तो विकासवादी समाजवाद क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से बात करता है, ब्रिंगिंग अबाउट चेंज थ्रू पीसफुल मेथड। कहता है ये मार्क्सवादी जो समाजवाद है उससे अलग है। मार्क्सवादी समाजवाद में क्या होता है कि बदलाव ज़रूरी है, बदलाव के लिए हो सकता है वो शांतिपूर्ण भी हो और साथ ही साथ वायलेंट भी हो सकता है, हिंसा भी हो सकती है उस समाजवाद को स्थापित करने में। दोनों ही चीज़ें मार्क्स कहते हैं कि हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंसा नहीं होगी या हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कि विकासवादी जो समाजवादी हैं वो कहते हैं हिंसा नहीं करनी है, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज, जिसको हम पीस मिल चेंज कहते हैं, वो हो जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद का उद्देश्य, सिंपल सा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज टू,
शासन रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना करना, न्याय संगत उचित समाज की स्थापना करना, शासन संस्था की समाप्ति, वर्तमान वर्ग भेदों का कायम बनाए रखना। तो परपुचुएट एग्जिस्टिंग क्लास जो वर्ग हैं अभी उस तरह से बनाए रखना, डू अवे विथ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट कि राज्य को ही ख़त्म कर देना, एस्टेब्लिश अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी जहाँ पे न्याय हो और बराबरी हो, समानता हो, या स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी बनाना। तो स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी जो है होती है वो यूजली कहाँ होती है? कम्युनिज़्म में। कम्युनिज़्म में जो है साम्यवाद में ये माना जाता है कि सभी लोग बराबर हो जाएंगे, कोई भी राज्य की ज़रूरत नहीं होगी, सभी लोग इतने सेंसिबल होंगे, जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतना उसको मिलेगा। तो और दूसरा शासन संस्था की समाप्ति, ये भी कम्युनिज़्म में होगा। वर्ग भेद को बनाए रखना, ये उदारवाद में तो हो सकता है लेकिन समाजवाद में नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर न्याय संगत उचित समाज, यहाँ इक्विटेबल को उचित लिखा है लेकिन बराबरी पूर्ण समाज जो है वो होना चाहिए, समाजवाद का मतलब। आगे बढ़ते हैं, 44 पर पहुँचते हैं। द सोशलिस्ट ले एम्फेसिस ऑन, फिर से आ गया कि समाजवादी किस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राजनीतिक आज़ादी पे, आर्थिक समानता पे, निजी संपत्ति के अधिकार पे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे। तो पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। राजनीतिक आज़ादी पे कौन करेगा? लिबरल, उदारवादी। इसी के साथ आर्थिक समानता पे जो है, इकोनॉमिक जो इक्वलिटी पे कौन बात करता है? समाजवादी। निजी संपत्ति का अधिकार फिर से उदारवादी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी लोग बात करते हैं, दोनों ही देखें, ज़्यादातर लोग इसमें बात करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? आर्थिक समानता की बात, बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक इक्वलिटी जो सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, पहले इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी, फिर उसके बाद राजनीतिक आज़ादी या बाकी चीज़ों के अधिकार की बात होगी, बाकी अधिकारों के बाद में बात होगी। तो ये है समाजवादियों का। 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब ये ढेर सारे कथन है इसमें। समाजवाद यह कम्युनिज्म और उदारवाद के बीच का समझौता है। समाजवाद दोनों के बीच की कड़ी है कह सकते हैं। व्यक्तिवाद और आदर्शवाद के बीच समाजवाद है, यह आधे रास्ते पर है। समाजवाद यह कम्युनिज्म और आदर्शवाद के बीच का समझौता है। समाजवाद और कुछ नहीं बल्कि आदर्शवाद का व्यवहार्थ घटना है। तो सोशलिज्म इज़ कंप्रोमाइज बिटवीन द कम्युनिज्म एंड लिबरलिज्म। सोशलिज्म इज़ हाफ वे हाउस बिटवीन द इंडिविजुअलिज्म एंड आइडियलिज्म। सोशलिज्म इज़ कंप्रोमाइज बिटवीन कम्युनिज्म एंड आइडियलिज्म। सोशलिज्म इज नथिंग बट आइडियलिज्म माइनस इट्स प्रैक्टिबिलिटी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है, अगर देखेंगे तो समाजवाद क्या है, अगर मार्क्स के शब्दों में भी देखेंगे तो जो पूंजीवाद है और जो साम्यवाद है उसके बीच की कड़ी है समाजवाद। तो व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, एक व्यक्तिवाद सही आता है, और जो समाजवाद कम्युनिज्म और उदारवाद के बीच का समझौता है। बीच का रास्ता जो है ये कि साम्यवाद भी नहीं आया अभी कि जहाँ पे सबको सब कुछ मिलेगा, ना ही अभी पूरी तरह से मतलब पूंजीवाद है तो वैसे सबको सब कुछ मिले, गैर बराबरी तो होगी। तो उसके बीच का जो समझौता होगा वो समाजवाद कहलाता है। और मार्क्स भी कहते हैं कि कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म और सोशलिज्म के बाद फिर कम्युनिज्म आएगा। तो ये बेसिक आइडिया है। आगे बढ़ते हैं, 146 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सोशलिस्ट फेवर नेशनलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विथ अ व्यू। समाजवादी जो हैं वो नैसर्गिक स्रोतों का राष्ट्रीयकरण इस कारण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संस्थाएं, वो राष्ट्र की हो, ना कि किसी व्यक्ति की हो। क्यों? उनका है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन व्यय कम करने के लिए, कम खर्चे में उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकते, इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए कि अगर राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो उत्पादन बढ़ जाएगा, इसलिए करते हैं। शोषण रोकने के लिए या उनका संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। तो उनका आइडिया क्या है? समाजवादियों का सबसे पहले चीज़ हमने जो बताई वो आर्थिक बराबरी है।
तो इनका आइडिया क्या हो सकता है? शोषण को रोकने के लिए इनका आइडिया है कि अगर मान लीजिए कोयले की खदान है या सिंपली पेट्रोलियम रिफाइनरी है, तो या पेट्रोल निकालने का कहीं पे कुछ मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज है पेट्रोल भी, तो वहाँ पे अगर ONGC निकाल रही है तो उसका जो चपरासी भी होगा नीचे का, उसकी भी सैलरी कम से कम 30,000 होगी, या उसमें ऊपर जो इंजीनियर होंगे या CEO जो होगा, जो सबसे बड़ा उसकी हो सकता है 2-2.5 लाख हो। तो ये जो गैप है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वो राष्ट्रीयकरण होने से बहुत कम हो जाती है। इससे सबको रोज़गार भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो नीचे के लेवल के जो मज़दूर होंगे या जो भी मजदूरी भी कर रहा होगा तो उसको भी 30,000 कम से कम मिलेगा। उसी समय मान लीजिए रिलायंस है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हो सकता है कि जो नीचे के लेवल हो उसको 10,000 मिले, और जो CEO है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, उसका हो सकता है 2.5 करोड़ हो पैकेज, और होता भी है। तो ये जो इसका सैलरी कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी। तो बोलते हैं कि समाजवाद में नेचुरल रिसोर्सेज अगर सरकार लेगी या सरकार एक्सट्रैक्ट करेगी तो इससे शोषण कम होगा, शोषण रुक सकता है, क्योंकि सभी को बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले की तनख्वाह थोड़ी कम कर दी जाएगी और नीचे वाले को उसके बराबर। तो गैप तो रहेगा, इसकी 30,000 है, उसकी 2.5 लाख है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि ये अपने बच्चों को खिला पिला ना सके, या तमाम दूसरी सुविधाएं, हॉस्पिटल मिलेगा, स्कूल अच्छे मिलते हैं, उनकी कॉलोनी जो होती है, तो वो सारी चीज़ वहाँ के मजदूर को भी मिलेगी। तो ये शोषण कम करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है, इनके अकॉर्डिंग, समाजवादियों के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है, इस तरह से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 146 के बाद 147 देख लेते हैं। वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फेबिनिज्म। फेबियन समाजवाद भी एक समाजवाद का तरीका है जिसमें तमाम सारे जो बड़े बड़े थिंकर हैं वो हैं, जिसमें अगर हम देखें तो बड़े नाम में से अगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम वेल्स, अभी हमने बात की, सिडनी वेब जो है वो है, तो ये सारे जो हैं बड़े नाम फेबियन तरह का समाजवाद चाहते थे, जिसमें वो नहीं चाहते थे कि कोई क्रांति हो या खून खराबा हो, लेकिन धीरे धीरे समाज में जो लोगों को समझाया जाए कि जो इनइक्वालिटी है वो ख़राब है, जो गैप है बिल्कुल वो ख़राब है। जैसे अगर आज के समय भारत में देखें तो एक अडानी जो हैं वो बन गए हैं सेकंड रिचेस्ट पर्सन। उसी समय में भारत में जो दुनिया के सबसे अधिक जो भूखे लोग हैं वो भारत में हैं। उसी समय पर कैपिटा इनकम जो भारत की बहुत कम है और अडानी दूसरे नंबर। तो ये जो इनइक्वालिटी है उससे बैलेंस नहीं बनता है, तो हम डेवलप कंट्री नहीं बन पा रहे हैं। उसी समय में जब जापान से कोई फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं है लेकिन वो फिर भी डेवलप कंट्री है, या कहते हैं हम दूसरे जो कहते हैं ब्रिटेन को देखें तो बहुत नहीं है लेकिन फिर भी डेवलप कंट्री है। तो ये डेवलप कंट्री होने से ये इक्वल गैप थोड़ा कम होना चाहिए, तभी वो डेवलप कंट्री भी माना जाएगा। रिचेस्ट कंट्री हो सकते हैं हम, लेकिन डेवलप कंट्री अभी होने में हमको थोड़ा टाइम। वही काम ये कहते थे, फेबियन सोशलिज्म कहते थे कि धीरे धीरे विदाउट क्रांति हम इसको वैसे तक पहुँचाएँ। तो अब इसमें कौन है, हमने नाम तो बता ही दिया। एंजल्स, ये तो मार्क्सिस्ट हो गए कह सकते हैं, कम्युनिस्ट हो गए क्योंकि मार्क्स के साथ मिलकर बुक लिखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लास्की भी एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिकली फेबियन हैं, सोशलिस्ट भी हैं, लेनिन भी सोशलिस्ट हैं, लेकिन सिडनी वेब जो हैं वो ये प्रोपाउंडर हैं, एक्सपोनेंट है। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो सबसे अधिक फोकस करके बताते हैं किस तरह से करना चाहिए, जो सोशलिज़म को कैसे स्थापित करें। और फेबियन सब जो है उससे फेबियन सोशलिज़म या फेबियन समाजवाद जो है वो क्रांति या खून खराबे में विश्वास नहीं करता, वो धीरे धीरे परिवर्तन लाके जो इनइक्वालिटी है, जो गैर बराबरी है, उसको कम करने के लिए बात करता है। आगे बढ़ते हैं, 147 के बाद 48 पे आ जाते हैं। फेबिनिज्म ड्रू इट्स नेम फ्रॉम फेबियस। अब ये आ गया कि फेबियस से उसने लिया, पहले ही बता दिया इन्होंने नाम लिया है, अब लेकिन ये कहाँ से आया। फेबिनिज्म जो है नाम फेबियस से आया, जो कि फेबियस क्या है, एक रोमन जनरल है, यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन एंशियंट ग्रीस, और प्रोमिनेंट ट्रेड यूनिवर्सल लीडर, रिलीजियस लीडर। रोमन जनरल था, प्राचीन ग्रीस से स्थानीय शासन की इकाई या महत्वपूर्ण विश्व व्यापारी या धार्मिक नेता। तो एक रोमन जनरल था जो
बराबरी के लिए काम करता है, जो समाज में बराबरी लाने के लिए काम करता है। तो उसी से इनका आइडिया लाता है कि फेबियनिज़्म हो गया। फेबियन का जो आइडिया है उसी तरह का समाजवाद हम चाहते हैं। और उसमें कौन कौन है बड़े नाम? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम वेल्स, सिडनी एंड पैट्रिक वेब, ये सारे लोग जो हैं बड़े। बाद में अगर देखें तो हेराल्ड लॉस्की, GDH कोल, ये लोग भी हैं, तो इनका भी नाम आता है। आगे बढ़ते हैं, 149 देख लेते हैं। फेबियनिज़्म बिलीव्ड इन, फेबियनिज़्म जो है वो किस चीज़ में बिलीव करता है? विश्वास किस चीज़ में करता है? फेबियनिज़्म इसमें विश्वास करता है अचानक और हिंसात्मक परिवर्तन, अभी हम बात कर चुके हैं। धीमा और शांतिपूर्ण परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। धार्मिक उपदेशों से परिवर्तन, तो सीधे हमने अभी बात कर ही ली हम लोगों ने कि धीमी और शांतिपूर्ण परिवर्तन, स्लो एंड पीसफुल चेंज। इसकी जगह पे पीसमिल प्रोसेस भी लिखते हैं, या ग्रेजुअल चेंज ये भी लिख सकते हैं। तो कोई भी टर्म दे आपको मालूम होना चाहिए कि धीरे धीरे और शांतिपूर्ण तरीके से जो बदलाव है वो चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एज रिगार्ड्स द मेथड ऑफ द फेबियनिस्ट, दे बिलीव इन इम्प्लीमेंटिंग देयर प्रोग्राम। फेबियनिस्ट अपना कार्यक्रम इस प्रकार करते थे, प्रचार और प्रतिपादन के द्वारा, सामान्य आक्रमण द्वारा, पूर्ण शासन प्रबंधन को ठप करके, ऊपर से कोई भी तरीके से नहीं। तो किस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्या तरीका होगा? थ्रू प्रोपेगेंडा एंड परसुएशन, थ्रू जनरल स्ट्राइक, थ्रू कंप्लीट डिसलोकेटिंग द गवर्नमेंट मशीनरी, थ्रू नन ऑफ द अबव। तो गिल्ड सोशलिज्म तो कहता था आक्रमण नहीं, स्ट्राइक है यहाँ पे, ये गलत। जनरल स्ट्राइक का यहाँ पे ट्रांसलेशन इन्होंने गलत लिखा है, हड़ताल के सेंस में है, तो ये गिल्ड सोशलिज्म कहता था। पूर्ण तरीके से सिंडिकेटलिज्म जो है वो कहता है। तो प्रचार और प्रतिपादन जो धीरे धीरे अपना प्रचार करके लोगों को समझा के बात करने वाला, ए सही हो जाएगा 50 का ए। कि फेबियनिस्ट जो अपना कार्यक्रम इस तरह से करते थे कि लोगों को समझा के उनके दिमाग को परिवर्तित करके ही अपनी बात मनवाई जा सकती है, ना कि कोई हिंसात्मक तरीका या ज़बरदस्ती या ब्लैकमेल करके। द चीफ अटैक ऑफ द फेबियनिस्ट वॉज डायरेक्ट अगेंस्ट द फेबियनिस्ट जो हैं उनका प्रमुख हमला किसके विरुद्ध था? पूंजीवाद, बड़े उद्योग, केंद्रीकरण, निजी संपत्ति। तो टेक्निकली तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आइडिया है किसकी वजह से ये बड़े उद्योग बन रहे हैं, किसकी वजह से केंद्रीकरण हो रहा है, किसकी वजह से निजी संपत्ति बढ़ गई है, वो आइडिया था पूंजीवाद। आज के समय में पूंजीवाद, एक आदमी के पास संपत्ति इकट्ठा हो जा रही है, इसका मतलब है कि जो दूसरे लोग हैं उनके पास संपत्ति कम हो गई, वो क्योंकि इन लोगों की संपत्ति से ही तो वही बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि हम इनका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारे पास कम पैसे बचेंगे और ये धीरे धीरे इनके पास पहुंच जाएगा। इन्होंने 50 प्रोडक्ट बना दिए तो हम सारे 50 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारी तो महीने की सैलरी इनके पास पहुँचे, लेकिन इनके पास 50 प्रोडक्ट है तो ये बड़े आदमी बन जाएंगे। तो इनका आइडिया है कि ये आइडिया ही जो पूंजीवाद का है, इसी में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ये सारी जो चीज़ें होती हैं और गरीब आदमी का शोषण होता है। क्योंकि अब अपनी कंपनी आप खोल नहीं सकते आप चाह के भी, क्योंकि इतने बड़े जो जाइंट हैं, बड़ी कंपनियां, उससे लड़ नहीं सकते। मान लीजिए आप भी चिप्स बनाए, लेज़ भी चिप्स बना रहे हैं, लेज़ दिन में 25 बार ऐड देती है और हर चैनल पे देती है, तो बच्चों को क्या पसंद आएगा? लेज़। आपका चिप्स हो सकता है अच्छा हो, लेकिन फिर भी लोग नहीं खाएंगे क्योंकि उसका ऐड आप नहीं दे सकते, और ऐड देने का 10 सेकंड का आपको 5 लाख रुपए लगेगा, वो कहाँ से लाएंगे? तो ऐड, क्योंकि लोग, तो ये कह रहे कंपटीशन ख़त्म कर देता है इनके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म। इसलिए पूंजीवाद जो इनकी विचारधारा ही है वही गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं, 152 पर पहुंच जाते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेमिनिज्म इज़ वाया मीडिया बिटवीन। अब फेमिनिज्म भी पूछ रहा है कि क्या है, मीडियम कैसा है, किस चीज़ का स्थापित करने के लिए माध्यम है। फेमिनिज्म इसके बीच का मध्य मार्ग है। व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद का, व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद के बीच का क्या होगा? सोशलिज्म। व्यक्तिवाद और आदर्शवाद का, आदर्शवाद के लिए कह सकते हैं कि ये हेगेलियनिज्म हो जाएगा। व्यक्तिवाद और समाजवाद का, यहाँ पे फेमिनिज्म हो सकता है। व्यक्तिवाद और फासिज्म का, तो यहाँ फासिज्म के बीच का कोई है नहीं, व्यक्तिवाद से सीधे फासिज्म आ गया था। तो सही आंसर क्या होगा? सी। इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच की जो कड़ी है वो फेबियनिज्म है, कि समाजवाद स्थापित करने के लिए फेबियन एक तरीका हो सकता है। कि क्या है उस तरीके में? कि
लोगों को समझाएं कि जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ख़राब चीज़ है, इससे समाज का जो डेवलपमेंट रुक जाता है और समाज में वैमनस्य आ जाता है और धीरे धीरे इसको बदलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 153 पे। द फेमिनिस्ट वर इन फेवर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो फेमिनिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, किसके पास किससे चाहते हैं? फेमिनिस्ट स्वामित्व इसके नाम करने का इरादा रखते हैं। किसके नाम? मजदूर के नाम, किसान के नाम, समाज के नाम, सामंती राजा के नाम। तो अगर हम देखेंगे तो फेमिनिस्ट किसके चाहेंगे? किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं चाहेंगे, वो समाज के लिए चाहेंगे। अभी हम जितनी बात कर रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी को देना चाहते हैं। कि मान लीजिए जैसे हमने बात की थी ओएनजीसी, तो ओएनजीसी किसका है? किसी का नहीं है और सबका है, क्योंकि वो सभी का सरकार का है। और सरकार किसकी है? जिसको हम चुन लेंगे वही सरकार है। तो इसका मतलब घुमा फिरा के वो हमारा ही हुआ, क्योंकि अगर इसका प्रॉफिट होगा ओएनजीसी को या एनटीपीसी को या रेलवे को या किसी को प्रॉफिट होगा तो किसके पास आएगा पैसा? क्या उसको प्रधानमंत्री अपने लिए खर्च कर सकते हैं? क्या कोई मंत्री अपने लिए खर्च कर सकता? नहीं कर सकता। लेकिन वही रिलायंस को अगर फ़ायदा हो तो क्या मुकेश अंबानी अपने लिए खर्च कर सकते हैं? अडानी को फ़ायदा हो तो क्या अडानी अपने लिए खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल खर्च कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको, और करते भी हैं, इसीलिए उतनी लेविश लाइफ जी रहे हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं? वो खरीद तो सकते हैं, लेकिन वो सरकारी होगा। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे दूसरा प्रधानमंत्री उसको यूज़ करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि रिलायंस में मुकेश अंबानी के पास अपना प्राइवेट जेट हो या इंटीलिया बना दिया है तो वो उसी में रहेंगे ज़िंदगी भर। प्रधानमंत्री अभी तो आवास में हैं, कल को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो दूसरे जगह चले जाएंगे। तो ये जो कह रहे हैं कि समाज का हो जाएगा वो सब कुछ है। मान लीजिए आज पीएम हाउस है तो किसका है? किसी का नहीं, सबका है। वो जो भी प्राइम मिनिस्टर हमने चुना है वो रहेगा, बस ये है। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर क्लेम करेंगे कि हमने एक बार रह रहा हूँ तो मैं ही रहूँगा इसमें। तो इस तरह से वो समाज का है। तो ये कह रहे हैं कि फेबियनिस्ट जो है वो कहते हैं कि समाजवाद जो है सबका होना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, इंडस्ट्री हो, वो सबका उसका हक होना चाहिए। और इसके आगे देखते हैं 54 नंबर। नेहरू भी मतलब फेमिनिस्ट में से एक, हमने बताया जैसे बड़े नाम में से एक नेहरू भी नाम आता है, फेमिनिस्ट थे वो। फेमिनिस्ट विश टू एलिमिनेट द आइडियल क्लास ऑफ सोसाइटी बाई। फेमिनिस्ट समाज के बेकार वर्ग को इस तरह समाप्त करना चाहते हैं। सबके लिए अनिवार्य मजदूरी का आरंभ करके ज़मीनी संपत्ति को हटाना, लोगों को शिक्षित करना, सभी सशक्तों को अनिवार्य मजदूरी दिलाना। तो अलग अलग तरीके हैं इसमें, दोनों बिलीव करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसका है कि ज़मीनी संपत्ति जो है इंडिविजुअल के पास, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनके पास बहुत ढेर सारी ज़मीन है, उसकी वजह से उनको अपर हैंड मिल जाता है और बाकी लोग चाह के भी कंपटीशन नहीं कर पाते। तो ज़मीनी संपत्ति को हटाना चाहते हैं। इसीलिए भारत में भी जो है इस तरह का एक्ट आया कि जो जमींदारी प्रथा ख़त्म की गई, कि ऐसा ना हो कि किसी के पास 1000 एकड़ हो और किसी के पास एक भी बीघा भी ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं तो वो चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो फेमिनिस्ट, क्योंकि मैंने बताया ना नेहरू भी थे, तो वो भी इस तरह के आइडिया धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं 155 पे देख लेते हैं। द फेमिनिस्ट हेल्ड दैट द स्टेट इज़। अब फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं कि स्टेट या राज्य क्या है? फेमिनिस्ट की सोच थी कि देश एक नैतिक संस्था है, शोषण का एक साधन है, आवश्यक बुराई है, लोगों का न्यासी है। तो एक तरह से समाजवादी ही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से समाज जो मार्क्सिस्ट समाजवाद है उसमें तो बोला जाता है कि शोषण का एक साधन है। लेकिन जो फेमिनिस्ट हैं वो बोलते हैं कि एक न्यासी है, कि सभी लोग अपना जो अधिकार है वो राज्य को दे देंगे और राज्य सबके लिए काम करेगा, ऐसा नहीं किसी खास व्यक्ति के लिए या किसी खास वर्ग के लिए। तो न्यासी है, ट्रस्टी है एक ऑफ द पीपल। आगे बढ़ते हैं 156 पे देख लेते हैं। फेमिनिस्ट वॉर इन फेवर ऑफ। फेमिनिस्ट इसके पक्ष में थे, किसके पक्ष में? औरतों को मतदान का अधिकार। औरतों को मतदान का अधिकार नहीं देना ये गलत है, क्योंकि औरतें भी इसमें जुड़ी हुई थी। औरतों को कुछ शर्तों के साथ मतदान का अधिकार देना ये भी गलत है। इस विषय पर कोई विचार नहीं है, इस विषय पर उनके विचार थे। महिलाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई थी, महिलाओं का अधिकार की बात करते हैं। ग्रांटिंग फ्रेंचाइज टू वुमेन फेमिनिस्ट करते हैं। अगर हम देखें फिर से कि क्योंकि नेहरू भी एक तरह से फेमिनिस्ट समाजवादी थे, लेकिन भारत में महिलाओं को आज़ाद जो अधिकार है वो इमीडिएटली मिल जाता है।
कि आज़ादी के समय 1950-51 में जब हमारा पहला इलेक्शन होता है, उससे पहले ही हमको महिलाओं को वोटिंग राइट मिल चुका है। उसी समय में अगर हम फ्रांस की बात करें तो 1969 में पहली बार महिलाओं को अधिकार मिलता है। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो पहली बार 1971 में महिलाओं को अधिकार मिलता है वोटिंग राइट। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे जो लोग, और जो बड़े लीडर थे वो बड़े समझदार थे, उन्होंने महिलाओं की बराबरी के लिए काफ़ी काम किया। और बिना महिलाओं के संघर्ष के, महिलाओं ने डिमांड नहीं की यहाँ पे, बाकी जगह फेमिनिस्ट मूवमेंट चले, महिलाओं ने संघर्ष किया, प्रोटेस्ट निकाले, लाठियाँ खाई, तब जाके उनको वोटिंग राइट मिला। लेकिन भारत में बिना इन सब के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इतनी समझदारी रखते थे कि महिलाओं को बराबरी का हक देते हैं। 56-57 पहुँचते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवोल्यूशनरी ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, कि एवोल्यूशनरी जो हमने बात अभी कर रहे थे कि शुरुआत में कि विकासात्मक या विकासवादी समाजवाद का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? कम्युनिज्म, स्टेट सोशलिज्म, फेमिनिज्म, गिल्ड सोशलिज्म। कम्युनिज्म राज्य समाजवाद, फेमिनिज्म श्रेणी समाजवाद। तो हमने बात की थी कि जो राज्य समाजवाद, फेमिनिज्म, ये सब लोग ग्रेजुअल धीरे धीरे चेंज की बात करते हैं, और जो कम्युनिज्म है वो क्या कहता है? विकासात्मक नहीं, वो धीरे धीरे चेंज नहीं कहता, वो कहता है रेवोल्यूशन होगा, क्रांति होगी। वो क्रांति दोनों तरह से हो सकती है, पीसफुल क्रांति भी हो सकती है और वायलेंट क्रांति भी हो सकती है। और वहाँ से सत्ता जो पूंजीवादी के पास है वो वहाँ से मजदूर वर्ग अपने हाथ में ले लेगा, और उसके बाद डिक्टेटर से पॉपुलेटेड होगी, सर्वहारा की तानाशाही होगी। तो ये नहीं बिलीव करता है कि धीरे धीरे होगा, ये मानता है कम्युनिज्म सडनली होगा, और ये मार्क्स का आइडिया था। आगे बढ़ते हैं, 58 में देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड एज रेवोल्यूशनरी ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, कौन सा इसमें से, फिर से वही एक ही तरह का है कि अभी हमने बात कर ही ली इसके, निम्न में से किसे गलती से क्रांतिकारी समाजवाद के प्रकार की सूची में शामिल किया गया है? तो क्रांतिकारी समाजवाद कौन सा नहीं है? कम्युनिज्म, श्रमिक संघवाद, फेमिनिज्म, उसमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो कम्युनिज्म जो है मानता है कि रेवोल्यूशनरी तरीका है। सिंडिकलिज्म जो है उसमें बोलते हैं स्ट्राइक या इस तरह की चीज़ें, उसके थ्रू हम प्रेशर बना के काम करेंगे। फेमिनिज्म जो है ये गलत ही यहाँ पे आ गया है कि ये नहीं चाहता कि प्रेशर बना के या लोगों को समझदार बना के समझदारी के साथ धीरे धीरे तर्क के साथ बनाना, ये यहाँ पे गलत है। तो बाकी दोनों तो रेवोल्यूशनरी मीडियम है, ये नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आगे बढ़ते हैं, 59। रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म बिलीव्स इन, क्रांतिकारी समाजवाद इसमें विश्वास करता है। किस चीज़ में विश्वास करता है? संवैधानिक तरीकों से बदलाव लाना, हिंसक क्रांति से बदलाव लाना, वर्तमान पद्धति को संपूर्ण उलट देकर जैसे थे वैसे की स्थिति बनाए रखना। तो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म बिलीव्स इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ये नहीं होगा, गलत है। ब्रिंग्स अबाउट चेंज थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कंप्लीटली ओवरथ्रोइंग द प्रेजेंट सिस्टम, हाँ ये ज़रूरी है कि रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म ये कहता है कि सिस्टम को पूरा बदलना है। उसके लिए दोनों तरीके हो सकते हैं, वायलेंट भी हो सकता है और पीसफुल भी हो सकता है, कि डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, इलेक्शन लड़के भी आप पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं, और साथ ही अगर वैसे नहीं हो रहा तो वायलेंट तरीका भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, वर्तमान पद्धति को उलट देना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम एक जो हमारा हमेशा चलता है क्विक रिवीजन जो 2 मिनट के अंदर हम करते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आर, अब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पूछ रहा है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट लोकतांत्रिक समाजवादी होते हैं। एक तरफ तो क्रांतिकारी समाजवादी की बात हो रही है जो क्रांति में विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी जो है लोकतांत्रिक भी हैं कि जो कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से बराबरी हो। तो बराबरी के लिए तो दोनों लड़ रहे हैं, आर्थिक बराबरी के लिए और सामाजिक बराबरी के लिए, लेकिन जो तरीका है दोनों का अलग हो सकता है। अगेंस्ट ऑल नेशनलाइजेशन की अगर लोकतांत्रिक समाजवाद का सभी राष्ट्रीयकरण के खिलाफ हैं,
सभी उद्योगों के तुरंत राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं, उद्योगों का चरण में होने वाले राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में। तो डेमोक्रेटिक जो सोशलिस्ट होते हैं वो हैं कि इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू स्टेजेस, धीरे धीरे वो चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है वो सरकार के पास जाए, जिससे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले और सोशल सिक्योरिटी या जिसको हम जॉब सिक्योरिटी कहते हैं वो सिक्योरिटी ज़्यादा मिले। क्योंकि इनका मानना है कि प्राइवेट हाथों में होने से उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है या उनका जो मज़दूर हैं, जो गरीब जो लोग हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बदलती नहीं है, उनका शोषण वहाँ पे होता है। प्राइवेट हाथों में जो रिसोर्सेज होते हैं अगर हैं या इंडस्ट्रीज़ होती है उसको होने से, तो बड़ी सरकारी जो कहते हैं उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए बड़ी कंपनियों का। जैसे बैंक हुआ, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उससे क्या हुआ कि तमाम सारे लोगों को बैंक में सरकारी नौकरियां मिली, जिससे एक समाज में जो स्टेबिलिटी आई कि तमाम सारे लोग सरकारी नौकरी में थे, तो उनको ये डर नहीं था कि हमारी कल नौकरी चली जाएगी, और उसकी वजह से उनके बच्चे पढ़ पाए या बाकी चीज़ें कर पाए और समाज में बदलाव आया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हम इससे पहले कि आपको थैंक्स बोले, हम जो रिवीज़न हमारा चलता है, क्योंकि हमेशा जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, समझी है, अगर वो पढ़ने समझने के बाद एग्ज़ाम हॉल में आपको याद नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो वहाँ पे आपको फिर उसका नुकसान ही है। तो इसलिए जो डिटेल है उसको देने से पहले कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि लास्ट जो टेस्ट सीरीज उसमें थी कि लिबरलिज्म जो उदारवाद है उस कहाँ से ट्रेस किया जा सकता है, सबसे पहले उसका आइडिया कहाँ आया होगा, तो ग्रीक जो थिंकर्स थे उनके बीच आया। इसके अलावा जो कौन कहता है कि जो नेसेसरी एविल है, अगर जो राज्य है उदारवादी, कौन उदारवादी है जो कहता है कि राज्य नेसेसरी एविल है, ज़रूरी बुराई है, तो थॉमस पाइन कहते हैं। कॉमन सेंस उनकी बुक का नाम है। 1776 में जब वहाँ पे अमेरिका में क्रांति हो रही थी उसी समय की बात है। इसके अलावा जो पोस्ट कॉर्प की बात हमने की थी वो भी और तमाम सारे पोस्ट कॉर्प गुलिक एंड उर्विक का आइडिया था, ये भी हमने देखा था। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ या हमने पब्लिक ओपिनियन के बारे में काफ़ी कुछ देखा था। एजेंसीज़ देखी थी कौन कौन सी हैं, या इसके अलावा हमने जो काफ़ी एक सेकेंड कि उदारवाद कब से शुरू होता है, इस तरह की चीज़ें 17वीं सेंचुरी से। इसके बाद कहाँ पे सबसे अधिक फ्लरिश करता है, इस तरह की चीज़ देखी थी कि ब्रिटेन में। इसके अलावा हमने देखा था कि सिद्धांत व्यक्तिवाद का ही अलग रूप है, ये भी बात की हुई थी। और आर्थिक रूप से कौन इसको उदारवाद को एक्सप्लेन करता है कि वो पहली बार जो आर्थिक उदारवाद का आइडिया लेके आते हैं एडम स्मिथ, कौन सी बुक में लाते हैं, वेल्थ ऑफ द नेशन में लाते हैं। इसके अलावा व्यक्तिवाद का सामाजिक राजनीतिक औचित्य किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। 19वीं सदी में जो रचनात्मक उदारवाद था, पॉजिटिव लिबरलिज्म, वो कौन लाया, वो भी लाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। आदर्शवादी संस्करण जो लाता है उदारवाद का, वो कौन लाता है, बर्नार्ड बोसांके लाते हैं। इसके अलावा जो है कि मॉडर्न लिबरलिज्म जो है उसका वो क्या हिमायत करता है कि सभी लोग बस कहीं भी तानाशाही ना हो, शोषण मुक्त समाज हो, इस तरह की चीज़ें बोलता है। या आगे जो मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म है, जो आधुनिक व्यक्तिपरक है, वो राज्य को क्या मानता है कि होना चाहिए कि नहीं, तो आवश्यक अनिवार्य मानता है कि होना तो चाहिए। उपयोगितावाद की बात की थी, कौन लाता है, उपयोगितावाद का आइडिया बेंथम लाते हैं। उसी से था अत्यधिक संख्याओं का अत्यधिक हित जो है वो कौन बात करता है, वो भी उपयोगितावादी ही और बेंथम ही कहते हैं। व्यक्तिवाद जो है वो क्या कहता है, हस्तक्षेप की नीति के बारे में बात करता है व्यक्तिवाद। तो ये सारी चीज़ें थी। पोस्ट कॉर्प हमने बात कर ली कि गुलिक और उर्विक लाते हैं। इसके अलावा जो है कि आधुनिक व्यक्तिवाद किस चीज़ के विरुद्ध में था, तो वो जो सामूहिकतावाद जो था बहुत ज़्यादा उसके विरुद्ध में था। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारा
कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अदरवाइज़ जो जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं, 6001939975 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से हैं। ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com पे आप कभी मेल कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए या रिसर्च से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप हमको मेल कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा ये फ्री टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये डेली आएगा एक टेस्ट सीरीज़। अगर आप इसको लगातार सुनते रहेंगे और उनको नोट करते रहेंगे तो क्वेश्चन में 95% क्वेश्चन यहीं से आना है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।